अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पैरा फोर्स के एग्जाम के हवाले से है जो 11 और 12 अक्टूबर को कंडक्ट होने जा रहा है। हम जानते हैं कि ये सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की और जिसके 3 पेपर पीपीएससी ने अपने शेड्यूल अपने सिलेबस के अंदर बताए। पहले 2 पेपर बाद में कंडक्ट होंगे जो कि जनरल नॉलेज और इंग्लिश एसए का है, जबकि जो तीसरा पेपर है वो लॉ के हवाले से है जिसके अंदर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 है, उसके अलावा क्रिमिनल और प्रोसीजर लॉज हैं और तीसरे जनरल लॉज हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेसिक यानी पैरा एक्ट 2024 है। तो कुछ लोग इसे पीरा कह रहे होते हैं, तो बेसिकली पीरा लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज पैरा होता है क्योंकि पीरा PRR हो तब हम उसे पीरा कहते हैं। ये पैरा एक्ट 2024 है। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं तो आज हम इसको तफसील से देखेंगे जो पॉसिबल एमसीक्यूज इस इम्तिहान में बन सकते हैं। तो जो लोग ये टेस्ट देने जा रहे हैं अगर वो ये वीडियो देख लेते हैं तो हम तवक्को करते हैं कि पैरा एक्ट 2024 से अगर 7 से 8 सवाल बनते हैं तो वो इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द एक्ट। वो आपके सामने है, वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 है, लिहाजा आंसर सी जो है वो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें है अंडर विच सेक्शन इज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड। अब हम जानते हैं कि एक्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेक्शंस याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जी किस सेक्शन के अंदर कंपोजिशन है, तो कैसे याद करें। तो हमने उनके लिए एक थोड़े से नोट्स तैयार किए हैं। उम्मीद है अगर वो इसको देख लेते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जितने चैप्टर्स हैं और जितने सेक्शंस हैं वहां पे उसकी समरी हमने उसको समराइज करके यहां बताया हुआ है कि जो चैप्टर 1 है जिसके अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 to 2, इसके अंदर जस्ट डेफिनेशंस है, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस है। और जो सेक्शन 3 से लेके 11 तक ये जो सेक्शंस हैं, 9 सेक्शन बनते हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, कंपोजिशन है और पावर्स ऑफ द अथॉरिटी है पैरा की। तो अगर कोई क्वेश्चन कंपोजिशन से आता है तो आपके जहन में होना चाहिए सेक्शन 3 से लेके 11 तक है। और इसी तरह अगर क्वेश्चंस आते हैं डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स के हवाले से तो आपके जहन में होगा कि ये 12 से 15 तक जो सेक्शंस है ये इस पैरा एक्ट इसको डील करता है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये था कि अंडर विच सेक्शन इज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेक्शन 3 है कि सेक्शन 3 के अंदर जो है ये इस सेक्शन के अंदर जो है ये अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद। तो यहां पे ये है कि लिमिटेड सक्सेशन है, परपेचुअल सक्सेशन है। तो यहाँ पे इसको महदूद नहीं बल्कि परपेचुअल सक्सेशन के तहत जो है ये अथॉरिटी जो है वो उसकी बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है कि ये एक मुस्तकिल यानी इसकी जिम्मेदारी होगी, ये टेम्परेरी और लिमिटेड नहीं है। उसके बाद जो चौथा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द अथॉरिटी। तो हम सब जानते हैं कि लाहौर के अंदर इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर जो है। चेयरपर्सन कौन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी। तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में चीफ सेक्रेटरी है, दूसरे में SMBR है, SMBR सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, तीसरा चीफ मिनिस्टर है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो एक तरफ आप ये एमसीक्यूज ओपन करें, दूसरी तरफ इस पूरे एक्ट को ओपन कर लें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये एक्ट है हमारे सामने, पूरा एक्ट। तो उसका जो चैप्टर 2 है वहां पे कंपोजिशन बताएगी। ये देखें सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 3 में इस्टेब्लिशमेंट है, आप ऊपर देख सकते हैं। सेक्शन 4 में कंपोजिशन बताएगी कि भी अथॉरिटी किन लोगों पे मुश्तमिल होगी। तो सबसे जो ऊपर वाली लाइन है ये आप कंपोजिशन में देख सकते हैं। सेक्शन 4 की जो ऊपर वाली लाइन है ए के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब इसकी चेयरपर्सन होगी, ये इस अथॉरिटी की सरबराही करेगी। जबकि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। नीचे दूसरे मेंबर्स बताए गए कि SMBR भी इसका मेंबर होगा और उसके अलावा बाकी बताया गया सेक्रेटरी फाइनेंस इसका मेंबर होगा और दूसरे सेक्रेटरीज का बताया गया है। और नीचे की इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 3 मेंबर्स होंगे पंजाब असेंबली में से,
जिसमें से एक फीमेल मेंबर होगा। ये ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं, ये सवाल भी पेपर में आ सकता है। उसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, ये भी ऑप्शन आती है कि पैरा जो अथॉरिटी उसमें कितने इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, तो आप कह सकते हैं कि 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, जिसमें एक फीमेल का होना जरूरी है। और 4 इंडिपेंडेंट को कौन सिलेक्ट करेगा? एक सिलेक्शन पैनल है, वो उसकी रिकमेंडेशन पे लोग सिलेक्ट उनकी इनकी सिलेक्शन होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जैसे हमने बताया। तो इधर से आपने एक्ट पढ़ना है, इधर से एमसीक्यूज पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं कि 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो सिलेक्शन पैनल के थ्रू यहाँ पे आएंगे, जिसमें एक फीमेल मेंबर भी होगी। हु अपॉइंट्स, तो हम अभी हमने पढ़ा कि सिलेक्शन पैनल इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट, भाई कितने अरसे के लिए इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है वो अपॉइंट होंगे? तो ये 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे। 9th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द डीजी, भाई डायरेक्टर जनरल किसको बनाया जाएगा अथॉरिटी का? कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, स्केल 19 और अबव का होगा, या रिटायर्ड जज होगा, लीगल एक्सपर्ट होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जी ये ग्रेड 19 या उससे ऊपर वाला पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पीएमएस सर्विस का बंदा होगा। यानी हम जानते हैं कि 2 सर्विस चल रही है, एक सीएसपी क्लास होती है जो सीएसएस करके आते हैं, उसकी जो टॉप हायरार्की वो पाकिस्तान, जिसे पहले डीएमजी ग्रुप था, उसका अब नाम है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा पीएमएस होता है जो पंजाब के ऑफिसर्स होते हैं। तो इन 2 सर्विस के लोग इसमें आ सकते हैं, यानी पुलिस सर्विस का बंदा इसमें नहीं आ सकता, इसमें जज भी नहीं आ सकता, लीगल एक्सपर्ट भी नहीं आ सकते। तो ये बताया गया कि डीजी जो बनेगा वो ग्रेड 19 का ऑफिसर या उससे ऊपर ऑफिसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट के मामला को देख रहा होता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि वो ऑप्शन सी है कि टू सुपरवाइज और मॉनिटर एनफोर्समेंट स्टेशंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट के मामला देखने होते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, जिले के लेवल पे सरबराही कौन करेगा? पंजाब लेवल तो चीफ मिनिस्टर करती है अथॉरिटी की सरबराही, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सरबराही है, जिली मामला जो देखे जाते हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब करते हैं। जो 12वां सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, मीटिंग का जो कोरम है वो कितना होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। यानी अगर 10 मेंबर हैं या 8 मेंबर हैं तो उसमें से कितने होने चाहिए? तो उसमें बताया गया जो करेक्ट आंसर है 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी अगर हाफ से कम है तो तब मीटिंग कंडक्ट नहीं की जा सकती। हु अपॉइंट्स द हियरिंग ऑफिसर अंडर दैट, हियरिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? जी अथॉरिटी अपॉइंट करती है। उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज हियरिंग ऑफिसर, जो हेयर केस की हियरिंग कर रहा है, सुन रहा है, तो उसका ग्रेड कौन सा होना चाहिए? तो यहां बताया गया है कि ग्रेड मिनिमम उसका ग्रेड 17 होगा, ग्रेड 17 से बिलो का बंदा हियरिंग नहीं कर सकता। हाउ मेनी डेज डज एन ऑफेंडर हैव टू फाइल अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर, जो ऑफेंडर है वो कितने दिन तक वो अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन को फाइल कर सकता है? तो उसके यहाँ पे 30 डेज दिए गए हैं कि वो 30 दिन के अंदर जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफिसर, यहां बताया गया है कि जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, उसका काम ट्रायल करना नहीं होता, बल्कि उसका काम अथॉरिटी को भी सुपरवाइज करना नहीं होता, बल्कि जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, टू परफॉर्म फील्ड ऑपरेशंस फॉर एनफोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, जो फील्ड के अंदर यानी जो काम करने होते हैं वो इस काम है एनफोर्समेंट ऑफिसर का। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग किसने करनी होती है? वो सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर का काम है, जिसकी ये पोस्ट आई हुई है ग्रेड 16 के। ये यानी जो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है किसी ऑफिस का, तो इनका काम है। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनफोर्समेंट स्क्वाड, उसके अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टू कंडक्ट ऑडिट, अब ऑडिट करना तो इनका यकीनन काम नहीं है। टू असिस्ट द पुलिस, पुलिस की भी यानी इसकी कोई असिस्ट करना इनका काम नहीं है, बल्कि टू इन्फोर्स द एक्ट, यानी कानून की इस एक्ट की अमलदारी जो है वो इसका काम है एनफोर्समेंट स्क्वाड का। अगला क्वेश्चन आप 19 देख सकते हैं, अंडर व्हिच कंडीशंस कैन एन एनफोर्समेंट ऑफिसर मेक एन अरेस्ट, ये अरेस्ट कब कर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिर्फ वारंट के साथ या विद द परमिशन ऑफ द हियरिंग ऑफिसर। तीसरी है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, मखसूस हालात जो बताए गए हैं एक्ट के अंदर।
अब ये बताएं कौन सा सही हो सकता है। तो जो ऑप्शन सी है वो ठीक है कि मखसूस हालात के अंदर, जो मखसूस कंडीशंस बताई गई है एक्ट के अंदर, उसमें जो है ये हेयरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है किसी को भी। ईपीओ ये क्या है, यानी एक्ट के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ऑर्डर है या इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है, क्या चीज है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि इकोनॉमिक यहाँ पे माशी बात नहीं हो रही बल्कि इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। तो ईपीओ कहा जाता है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को। What powers does an enforcement officer have regarding public nuisance? न्यूजेंस ये है कि जी जो रुकावट है कानून की अमलदारी में, ठीक है। तो इसमें जो पावर्स दी गई है एनफोर्समेंट ऑफिसर को, न्यूसेंस के हवाले से कौन सी पावर दी गई है आप देख सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन ए तो ठीक नहीं हो सकती कि वो कह रहा है टू इशू वार्निंग्स, उसका काम वार्निंग्स इशू करना नहीं है, बल्कि उसका काम यह है पावर टू इशू ईपीओस, जैसे हमने पढ़ा इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर्स कर सकता है, जुर्माना कर सकता है, और उसके अलावा चीजों को कॉन्फिस्केट कर सकता है, और सील, उसको चीजों को सील भी कर सकता है। तो ये पावर्स जो है ये दी गई हैं इस एक्ट के तहत, और ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद व्हाट एक्शन कैन बी टेकन इफ एन ऑफेंडर डज नॉट कंप्लाई विद एन ईपीओ, अगर कोई तामील नहीं करता ईपीओ की, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उसमें यह है कि केस इज डिसमिस्ड, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन बी बता रहा है द ऑफेंडर इज गिवन मोर टाइम, नहीं, उसको मजीद टाइम भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि ऑप्शन सी ठीक है, द एनफोर्समेंट ऑफिसर कैन टेक वेरियस एक्शंस इंक्लूडिंग रिमूविंग द न्यूसेंस एंड इम्पोजिंग फाइन्स। जो इंक्रोचमेंट है या न्यूसेंस है जो ऊपर रखी हुई है रोड के ऊपर या रोड के साथ, जो रुकावट है, इसको ये हटाया भी जा सकता है और उस पर जुर्माना भी क्या किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द रिमूवेबल एनक्रोचमेंट्स ऑन स्टेट प्रॉपर्टी। अगर किसी ने मूवेबल, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज होती है, एक मूवेबल होती है, एक इमूवेबल होती है। मूवेबल ये है कि जो चीज मूव की जा सकती है, कोई रेडी है, कोई ऐसी चीज है। दूसरी इमूवेबल है, जैसे उसने वहां पे बना दी, बिल्डिंग बना दी। तो इसमें क्या किया जा सकता है जी, स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो उसमें ऑप्शन ये है कि ओनली द हियरिंग ऑफिसर कैन ऑर्डर रिमूवल। जी क्या उसके पास रिमूवल का इख्तियार है? द एनफोर्समेंट ऑफिसर कैन इशू अ रिमूवल ऑर्डर एंड टेक एक्शंस इफ इट्स नॉट कंप्लाइड विद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, और कि वो इसको रिमूवल के ऑर्डर भी जारी कर सकता है और फर्दर एक्शंस भी कर सकता है, और उसके ऑर्डर्स की तामील नहीं होती। हाउ कैन अ नोटिस बी सर्व्ड टू एन ऑफेंडर अंडर द एक्ट। तो भाई क्या अगर हमने ऑफेंडर को देना है, नोटिस देना है, तो क्या करें? उसको मेल करें, उसको पर्सनल जो है जाके नोटिस वसूल करवाएं, या क्या करें, या अदालत के थ्रू जमा करवाएं? तो ऑप्शन सी ठीक है कि आपने डिफरेंट मोड्स इख्तियार करने हैं। आप पर्सनली भी सर्व कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसकी शॉप के बाहर या उसकी जो जगह है वहां पे आप चिस्पा कर सकते हैं, या आप अखबार में भी दे सकते हैं। फाइनली जो 25th क्वेश्चन है, कौन सी पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं? इसमें आप देख सकते हैं ओनली दोज पेनल्टीज परमिटेड अंडर द शेड्यूल्ड लॉज। तो ये ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी में है सिर्फ जुर्माना। तो जुर्माना तो सिर्फ जुर्माना करने का इख्तियार नहीं, बल्कि और इसके में डिफरेंट पावर्स हैं। तो जो लॉ के अंदर पर पेनल्टीज बताई गई वो सारी इंपोज की जा सकती है। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी हियरिंग ऑफिसर टेक। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बता रही है कि ओनली इशू वार्निंग्स, नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स में वार्निंग नहीं होती, बल्कि इसमें यह है कि रिक्वायर अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और प्रोवाइड श्योरिटीज, कि आपने एहतियात के तौर पे अगर एहतियाती तदाबीर में लेनी है तो आप उससे बॉन्ड साइन करें, जस्ट वार्निंग से काम नहीं होगा। जो 27th क्वेश्चन है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली डिसोबेइंग एन ऑर्डर इशूड अंडर दैट। अगर कोई इरादतन हुक्म अदोली करता है ऑर्डर की, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें बताया गया है कि जी ऑप्शन ए ओनली वार्निंग है, तो ओनली वार्निंग नहीं होती, बल्कि इसमें है अगर कोई इंटेंशनली हुक्मदोली कर रहा है, इरादतन हुक्मदोली कर रहा है, तो उसमें आप उसको 6 माह तक जो है उसको जेल हो सकती है, और आप उसको 300,000 यानी 3 लाख रुपया उसको जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है।
उसके बाद 28 था, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एन ऑफिसर हु मिसयूजेस देयर अथॉरिटी अंडर द एक्ट। अगर कोई ऑफिसर जो है वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहा है, तो यहां पे बताया गया है क्या उसको भी जो है 6 मंथ तक सजा हो सकती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और उसको 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। यानी एक ऑफिसर है, उसको इख्तियार दिया गया था कि आप ये जाके काम करें, और वो ऑफिसर जाके अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है और लाइक उनसे यानी वसूल करता है कोई चीज, तो उसके ऊपर ही सजा आएगी। जबकि दूसरी ये इस एक्ट के तहत है, जबकि जो डिफरेंट इस कानून से हट के जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो सेपरेट है। हु कैन इनिशिएट एन इंक्वायरी अंडर द एक्ट? इंक्वायरी कौन इनिशिएट कर सकता है? अथॉरिटी, हियरिंग ऑफिसर या बोर्ड? तो इसमें ऑप्शन सी बताई गई है कि ये सारे जो है, यानी अथॉरिटी भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है, बोर्ड भी कर सकता है, हियरिंग ऑफिसर भी कर सकता है, और ये सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर जो 16 स्केल का है और जो 14 स्केल का है वो भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट पावर्स डज एन इंक्वायरी ऑफिसर हैव ड्यूरिंग इंक्वायरी? इंक्वायरी के दौरान कौन से इख्तियार होते हैं? क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं? नहीं, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। उसमें आप समन कर सकते हैं, आप उसको, यानी जैसे सिविल कोड के इख्तियारात हैं, यहाँ पे उनको इख्तियारात दिए गए हैं अंडर सेक्शन 48 सी के अंदर ये इख्तियारात बताए गए हैं कि पावर्स टू सिविल, यानी पावर्स ऑफ सिविल कोड इंक्लूडिंग समनिंग अटेंडेंस, आप उसकी हाजिरी इंश्योर कर सकते हैं, उसका बयान ले सकते हैं, और उसको जो है, और उससे कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उससे रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो, हम तवक्को करते हैं कि जो लोग सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर के इम्तिहान में अपियर होने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर उनके लिए उम्मीद है कि हेल्पफुल होगा। तो उसका जैसे हमने हिंट बताया कि पहले आप इस एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लें। इस एक्ट को पढ़ने के बाद इसकी जो समरी है जो हमने यहाँ तैयार की हुई है, इसको देख लें कि सेक्शन 1 to 2 जो है वो डेफिनेशंस का है, 3 से 11 इस्टेब्लिशमेंट है, कंपोजिशन है। जो सेक्शन 12 से 15 है वो डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स के हवाले से है। 16 से 18 जो सेक्शन है वो हियरिंग ऑफिसर्स के हवाले से है। 19 से 30 वो एनफोर्समेंट स्टेशन ऑपरेशन के हवाले से है। पावर्स ऑफ अरेस्ट की बात आएगी तो सेक्शन 31 से 33 है। तो अगर आप इस तरह सेक्शंस को याद कर लें तो आपके लिए जो है वो इस एक्ट को याद करना इंतहाई आसान हो जाएगा। और जो सेक्शन 48 आप नीचे देख सकते हैं उसमें बताया गया कि कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी कंडक्ट करने की बात वो सेक्शन 48 के अंदर, जिसमें हमने उसके इख्तियारात बताए गए थे कि वो सम्मन भी कर सकता है, सम्मन भी बुला सकता है, रिकॉर्ड तलब कर सकता है, उसका बयान ले सकता है। इसमें नीचे आप देख सकते हैं सेक्शन 64 to 68 का बताया गया है, कॉस्ट, रिवॉर्ड और रिफंड्स ये वहां डील होते हैं। जो फाइनेंस, ऑडिट और अकाउंट्स के मैटर हैं वो 69 to 73 सेक्शंस के अंदर डील होते हैं। तो इस तरह ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात हो रही। ओवरराइडिंग इफेक्ट ये होता है कि एक कानून यहाँ पे है, ये इस पैरा एक्ट के अंदर आया एक कानून, और इसका कॉन्फ्रंट हो रहा है, यानी इसका दूसरी तरफ एक और एक्ट है, यानी वो पंजाब पुलिस का है या उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यानी दोनों का टकराव हो रहा है, वो कानून कुछ और कह रहा है, ये कानून कुछ और कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, किस कानून पे अमल करेंगे? तो इसको सुपीरियर ये हो जाएगा, पैरा एक्ट 2024 हो जाएगा। ये ओवरराइडिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो इसकी बात कहां हो रही है? 74 से 82 के अंदर मिसलेनियस और ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज का ये टॉपिक है, या जो लोग अपेयर हो रहे हैं सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो नई जॉब्स आई हुई हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर की, जिसका इम्तिहान पैरा खुद कंडक्ट करेगा, उसके लिए भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो उन तक पहुंचती रहे। थैंक्स।